नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिय व्रत दीक्षित। उत्तराखंड के इस महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। चंपावत पर आर पार लगातार जारी है। जी हां, अब चंपावत का उपचुनाव का जो मैदान है वो और भी ज्यादा दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि अब इसमें पूर्व सीएम हरीश रावत वर्तमान में सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। जी हां, चंपावत उपचुनाव में अब महज 8 दिन शेष हैं और ऐसे में बीजेपी लगातार पूरे दमखम के साथ चुनावी शोर करती हुई नजर आ रही है और लगातार ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। वैसे में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार में दमखम लगाना भी शुरू कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक प्रचार करने के बाद रात रात तक दोनों दलों के वरिष्ठ नेता पार्टी कार्यालय की बैठक ले रहे हैं और जिसमें उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक नॉनस्टॉप गांव में जाकर जमकर प्रचार करने में लगे हुए हैं और देर रात तक बैठकों का दौर चल रहा है। इसमें विपक्षी दल एक दूसरे के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं और एक तरफ जहां कांग्रेस लगातार ये बात कहती आई है कि विपक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए, वही बीजेपी के लोग सीएम धामी की जीत अब तक निश्चित बता रहे हैं। वही कांग्रेस के दिग्गज हरीश रावत भी चंपावत चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी के सरेंडर वाली बात में ही मेरे अंदर चंपावत जाने का जोश पैदा किया है, वरना मेरी उम्र ऐसी नहीं कि मैं चंपावत जाकर चुनाव प्रचार करूं। यानी शुरुआत से शांत बैठे हरीश रावत चंपावत उपचुनाव को लेकर जोश में आ गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी कांग्रेस के अलावा सपा और एक निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में है और भले ही बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से हो, लेकिन धामी के सामने 2 कैंडिडेट और भी हैं। फिलहाल जहां कांग्रेस नेता चंपावत में जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहीं सीएम धामी को जीतने के लिए लोग यूपी तक से प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, जो सीएम धामी के पक्ष में जनता से वोट डालने की अपील कर रहे हैं। बता दें कि चंपावत सीट पर उपचुनाव 31 मई और 3 जून को मतगणना होगी और अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी से पुष्कर सिंह धामी, कांग्रेस से निर्मला गहतोड़ी और सपा से मनोज कुमार उर्फ ललित मोहन भट्ट के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु गड़कोटी में से कौन चंपावत का रण फतेह करता है। जिस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे युवा शक्ति हो, चाहे पूर्व सैनिक हो, चाहे यहाँ के व्यापारी वर्ग हो, समाज के हर वर्ग का समर्थन पुष्कर सिंह धामी जी को मिल रहा है। और जो हम कह रहे थे कि हम 39,000 के मार्जिन को 40,000, लेकिन जो मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक जाने वाला है। परसों ही हमने एक सम्मेलन के लिए यहाँ के लोगों से निवेदन किया था। आज करीब 1200 से करीब अधिक महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। कल मैं चंपावत में था, वहाँ छोटी सी जगह में 800 से अधिक महिलाएं वहाँ पर उपस्थित थी। इस बात का संकेत है कि यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि पुष्कर सिंह धामी यहाँ से विधायक होंगे, इस क्षेत्र का विकास होगा, चंपावत का विकास होगा। ऐसा दृश्य मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सर, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक सम्मान के साथ उत्तराखंड में हमें पार्टी के टिकट से लड़ाया और दूसरी बात यह है कि जो बेरोजगारी है, कोई रोजगार नहीं है, इसको देखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे टिकट दिया था और उन्होंने सम्मान के साथ ये कहा कि चंपावत उपचुनाव विधानसभा से आप लड़ोगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे उत्तराखंड को जैसे यूपी से अच्छा मानते हैं, वैसे ही उत्तराखंड को भी अच्छा मानते हैं, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है वो एक समान उत्तराखंड यूपी को देखते हैं। यह मेरा कहना है कि जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये भी कहा, अगर हमारी सरकार यूपी में आएगी तो जैसे यूपी का विकास करते हैं वैसे विकास उत्तराखंड का होगा। यह माननीय अध्यक्ष जी का कहना है कि उत्तराखंड एक भाईचारे की तरह देखते हैं। नजर आ रहे हैं तमाम यूपी और उत्तराखंड से कार्यकर्ता आ रहे हैं और पूरा जोर हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी लगा रहे हैं। जो भी है, मैं ऊपर पूर्णागिरी माता से यही विनती करूंगा, जो भी माता वरदान देगी उसको हम सहन करेंगे। समाजवादी पार्टी बिल्कुल समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक लिस्ट तैयार है और जो है हमारे माननीय लोग यहाँ पहुँच चुके हैं
वो स्टार प्रचारक जो है उसमें जो है तिवारी जी हैं, यादव जी हैं और तमाम भाई, ये खान साहब हैं, यादव जी हैं, तमाम हमारे भाई लोग यहाँ पहुँचने का सिलसिला आज से नहीं, जिस दिन नामांकन हुआ उस दिन से आना शुरू किया है भाई लोग। बीजेपी का कहना है कि सर कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है सर चंपावत चुनाव को लेकर सर। ये उनका अहंकार है और बल्कि मैंने मैंने सोचा था कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब मेरी ऐसी उम्र नहीं रहेगी कि मैं हर जगह चुनौती देने पहुंचूं। मगर जब भाजपा ने कहा कि कांग्रेस सरेंडर कर रही है तो मैंने कहा भाई चलो, तो मैं भी कल भाजपा को चुनौती देने जो है चंपावत की तरफ जा रहा हूं। ठीक। ये तो उपचुनाव का मौका मिला और धामी जी को एक भी वोट हमारे मतदातागण चंपावत टरकपुर से दूसरे पार्टी के प्रत्याशी चुनाव चिन्ह पर नहीं दें। क्यों धामी से मिले? नहीं, ये मेरा चौथा दिन है। हमको तो चंपावत उपचुनाव की बात कर लें तो चंपावत का उपचुनाव जो है वो अब और ज्यादा दिलचस्प हो गया, क्योंकि अब सीएम और पूर्व सीएम के सामने आमने सामने की टक्कर हो गई। क्योंकि हरदा जो इतनी दिनों से शांत बैठे थे, एक लंबा राजनीतिक अनुभव रखते हैं, पूर्व सीएम हैं, 3 बार उत्तराखंड की कमान उनके हाथ में रही, और अब उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस हथियार छोड़ चुकी है चंपावत उपचुनाव में, तो अब मुझे उपचुनाव के इस भंवर में कूदना ही पड़ा, और अब सीएम धामी के खिलाफ वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में तमाम सवाल हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे, और मेहमानों से पहले आपका परिचय कराते हैं। सूरज सिंह नेगी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के, साथ ही सीमा डोरा हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। हरीश मैखुरी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। आप तीनों मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। हरीश मैखुरी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही है। सर, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा कि सर, जिस तरीके से अब उपचुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प हो चुका है, महज 8 दिन बचे हैं अगर बात कर ली जाए, 31 मई को उपचुनाव है, और इससे पहले हरीश रावत जो हो सकता हो कि अंतर्कलह का शिकार हो गए हों या एक गहरी नींद में सो रहे हों, और अब उनकी नींद कहीं ना कहीं टूटी है, तो अब चंपावत उपचुनाव के समीकरण में कैसे क्या बदलाव होगा, या जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है चंपावत उपचुनाव में, अब हरीश रावत को भी उतरना पड़ गया, और हरीश रावत दावा कर रहे हैं कि अब जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है और इसलिए मुझे उतरना पड़ गया। ये जो चंपावत का उपचुनाव है, निश्चित रूप से ये मुख्यमंत्री धामी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि इस चुनाव के बाद उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो भी कहीं ना कहीं आगे डिसाइड होगा कि क्या हो सकता है। तो धामी के लिए तो करो और मरो की स्थिति है ही है, हर हाल में चुनाव जीतना ही जीतना है, लेकिन चंपावत के लोगों के लिए भी एक लाभ उठाने का अवसर इसमें मुझे दिख रहा है। एक तरफ सीधे मुख्यमंत्री हैं जिसको वो वोट दे सकते हैं, जिसको जिता सकते हैं, दूसरी तरफ जो है जो अब अन्य पार्टियों के नेता होंगे वो विपक्ष में बैठेंगे, तो ऐसा चिंतन चंपावत के लोग कर रहे हैं। अब जहां तक बात है हरीश रावत जी के थोड़ा सा देर में जाने की बात, तो वो मैं बता दूं कि एक तो इनका राजस्थान में कोई बड़ा सम्मेलन था, राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय सम्मेलन था, चिंतन शिविर था, उसमें अब तक ये लोग सब व्यस्त रहे, व्यवस्थाओं में रहे, तो शायद इस कारण से। दूसरा, कोई वॉक ओवर देने की जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस इसको वॉक ओवर देगी। कांग्रेस हर हाल में पुष्कर सिंह धामी को वहां टर्न डाउन कराना चाहेगी, हराना चाहेगी, ताकि बीजेपी के समीकरण बिगड़ जाए। तो अभी बस एक चीज का जो हमें लग रहा है वो ये है कि बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो चुनाव के तुरंत बाद ही, मतलब यूं ही धामी की शपथ ग्रहण हुआ, वर्कआउट बीजेपी का शुरू हो गया था कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, वहाँ की तमाम वोटर लिस्ट खंगाल ली थी, वहाँ 40 बड़े नेताओं के चुनाव प्रचार की लिस्ट दे दी थी। उस लिस्ट के हिसाब से देखें तो कांग्रेस की लिस्ट काफी छोटी है और उसमें नामी गिरामी लोग भी नहीं है। आज अगर हम हरीश रावत को छोड़ दें तो दूसरा कोई उस लिस्ट में इससे बड़े इस लेवल का नेता भी नहीं है जो वहाँ अभी तक प्रचार में आया हो। तो इस हिसाब से बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस हमें वॉक ओवर दे रही है, तो कोई मतलब इसमें बड़ा आश्चर्य की बात ही नहीं।
आज जिस तरह से हरीश रावत ने तमाम सोशल मीडिया पर भी और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर भी अपना बयान दिया है कि मैं निश्चित रूप से टक्कर देने के लिए जाऊंगा और हर हाल में कांग्रेस को जिताने का प्रयास करेंगे। हर पार्टी को ये करना ही चाहिए और हरीश रावत चूंकि चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं, उस नाते भी उनका वहां जाना लाजमी था, लाजमी है और उन्हें पहले ही चले जाना चाहिए। तो शायद जैसे मैंने कहा कि चिंतन शिविर की वजह से शायद कुछ समीकरण बिगड़े हों। हरीश रावत जिस उम्र में 80 मतलब 70, 75, 80 साल के बीच की कहीं उम्र है उनकी, उस उम्र में जितना एक्टिव है उस उम्र के लोग कम ही एक्टिव हैं, बल्कि बहुत सारे हमारे युवा तो उनके बराबर एक्टिव भी नहीं। तो सोशल मीडिया में, चर्चा में, मीडिया में बना रहना हरीश रावत को आता है। इस बात को सारे पार्टियों के लोगों से को हरीश रावत से सीखना चाहिए। ये बात अलग है कि हरीश रावत जो है जब मुख्यमंत्री थे तब चुनाव हार गए थे, अभी भी चुनाव हार गए हैं, लेकिन वो नेता मतलब बहुत मतलब प्रतिष्ठित हैं, सारे लोग उनको जानते हैं, सारे लोग पहचानते हैं, घर घर पैठ है। उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ी छवि है उनकी और ये इस चीज से नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से कई बार वो विधानसभा चुनाव के दौरान नाराज भी हुए और फिर मनाने का उनका जो सिलसिला जारी था, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से उनकी जो छवि है वो उससे नकारा नहीं जा सकता। हालांकि वो चुनाव भले ही हार गए हों, लेकिन 3 बार की कमान रही है उत्तराखंड के उनके हाथ, कहीं ना कहीं भारी पड़ेंगे। लेकिन चुनाव को प्रभावित कर पाए ये तो मतलब वहाँ की जनता बताएगी कि कितना प्रभावित कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन जनता के पास जैसे मैंने कहा कि एक बड़ा विकल्प खुला सा दिखता है कि एक तरफ सीधा मुख्यमंत्री को वोट दे रहे हैं, बहुत सारे काम वैसे ही हो जाते हैं जिनके लिए देहरादून दौड़े दौड़े आना पड़ेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर है जिस पर वहाँ के लोग विचार कर रहे हैं, ऐसे मुझे सूचना है। दूसरा ये है कि जो हमारे अन्य पार्टियों के वहाँ पे उम्मीदवार हैं, तो उनको भी उस टक्कर का उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए था कि एक अच्छी खासी टक्कर होती, एक पॉलिटिकल माइलेज उनको भी मिलता, उस तरह का लाभ अन्य पार्टियों को वहाँ पे जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हैं उनको छोड़ करके डायरेक्ट कोई ऐसी मतलब त्रिकोणीय संघर्ष वहाँ पे दिख नहीं रहा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इस चुनाव को हर हाल में जीतना चाहेगी, समीकरण उस तरह से बनाना चाहेगी तमाम। जैसे मैंने कहा कि वो पन्ना प्रमुखों की बहुत पहले नियुक्ति हो चुकी थी, तब तक कांग्रेस का तो कैंडिडेट भी तय नहीं हुआ था कि कौन हो, तब तक पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी ने उस समीकरण के हिसाब से पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति, यानी वोटर लिस्ट का एक पन्ना, उनके नीचे भी 5 कार्यकर्ता, 5 प्रभारी, फिर उसके नीचे 30 कार्यकर्ता, तो ये समझ लीजिए हर वोटर एक कार्यकर्ता हो गया। तो इसको थोड़ा सा इस गणित को समझना चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को समझना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हो सकता है। अब है समस्याएं, जो चुनाव वहाँ पर होगा चंपावत में, वो वहाँ की क्या समस्याएं हैं ये मुख्य है। तो जो चंपावत की समस्या है, सबसे पहले तो स्वास्थ्य की समस्या है। चंपावत में कोई मतलब बहुत अच्छे लेवल का कोई चिकित्सालय नहीं, उसी तरह स्कूलिंग की समस्या है, वहाँ पे कोई अच्छा कॉलेज हो, मुख्यमंत्री वहाँ जाए तो कोई अच्छा कॉलेज वहाँ मतलब कुछ कर सकते हैं इस तरह का। इसके अलावा क्योंकि चुनाव में घोषणा नहीं हो सकती, लेकिन मुख्यमंत्री के पद का एक लाभ इस तरह का हो सकता है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि जब सीएम धामी के हाथों में चंपावत की अगर कमान आती है तो इसमें क्या कुछ अहम जो सुविधाएं हैं उत्तराखंड की जनता की, उन पर कितना क्या काम होगा, या जो भी विकास कार्य नहीं हो पाए हैं उन पर क्या कुछ विकास कार्य किया जाएगा। इस पर जवाब लेंगे, हमारे साथ सीमा डोरा बीजेपी से मौजूद है, इन पर तमाम चीजों पर जवाब लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा डोरा जी हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं मौजूद हैं। सीमा डोरा जी, बीजेपी की बहुत ख्वाहिश थी कि कहीं ना कहीं हरीश रावत उन्हें चंपावत उपचुनाव में दिखें। सीमा जी, बीजेपी की एक बड़ी ख्वाहिश थी कि चंपावत उपचुनाव में कहीं ना कहीं कोई बड़ा नेता दिखे, हरीश रावत दिखें। तो अब डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आपके सामने जरूर हैं। कैसे चुनौतियां बढ़ जाती हैं आपके लिए और क्या कुछ समीकरण बिगड़ेंगे? चुनौती कुछ नहीं है और समीकरण बिगड़ने का तो प्रश्न नहीं होता, क्योंकि हम लोग ना होमवर्क करके बैठते हैं। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा था सूरज सिंह नेगी जी ने बहुत ही सच्चाई बयान करी। उन्होंने बोला कि बीजेपी होमवर्क करके बैठती है, परमात्मा बनाती है। तो जैसे इन्होंने बहुत बारीकियां देख ली बीजेपी की, तो डिसिप्लिन इन्होंने देख लिया।
जब अनुशासन के साथ हम लोग किसी भी प्लानिंग के साथ किसी भी चुनाव को या किसी भी काम को करते हैं, जैसे कि हम आज के देश में राष्ट्र को चलाने की बात कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, तो हर चीज हमारी प्लानिंग से रहती है। हम लोगों के यहाँ अनुशासन बहुत है जरूरी, और साथ ही हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व का आदेश जो है उसको सर्वोपरि मानते हैं। तो ये बहुत प्लानिंग से हम लोग चलते हैं। हमने 31 शक्ति केंद्र बना दिए और 6 मंडलों में 31 शक्ति केंद्र, पन्ना प्रमुख। तो इतनी प्लानिंग के साथ हम जब चल रहे हैं तो हार का तो खैर प्रश्न ही उठता। और साथ में बिल्कुल सही है उनकी बात भी नेगी जी की कि वो एक मुख्यमंत्री हैं, और एक मुख्यमंत्री यानी कि ऑलरेडी विजेता है मुख्यमंत्री के रूप में। उन्होंने जो जितने भी हमने 47 सीट मिली थी वो उनके चेहरे को देख के ही मिली थी, मुख्यमंत्री जी के चेहरे को देख के मिली थी, और हमने वो ऑलरेडी जीती हुई है। तो इतना तो पता ही है कि सरकार जो उत्तराखंड में है वो भारतीय जनता पार्टी की है, तो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हो गए और विधायक भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और विधायक भी पुष्कर सिंह धामी मिल जाए उनको, तो चंपावत के तो दोनों हाथों में लड्डू आ गए। तो चंपावत की जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि चंपावत को किस तरीके से प्रगतिशील बनाना है, क्योंकि बहुत सारे काम होने चंपावत में बाकी हैं अभी, जो पुष्कर सिंह धामी धाकड़ धामी इसके लिए तैयार बैठे हैं कि जैसे ही इस चीज का चुनाव होता है और चुनाव में विजय प्राप्त होती है तो काम शुरू हो जाएंगे विकास के, जो बहुत जरूरी है क्योंकि नेपाल की बॉर्डर है वहाँ पे। तो और बहुत सारी चीजें हैं जिसपे इन्होंने अभी कहा, मैं कुछ चीजें नोट कर रही थी इनकी, और जो बोले तो अच्छी बात है। अगर दूसरी पार्टी का प्रवक्ता बोलता है या हमें विपक्ष समझाता है तो हमें उस चीज पे भी गौरव करते हैं और इस चीज को आकलन भी करते हैं क्या चीज सही है। इन्होंने बोला कि शिक्षा के लिए, तो हम लोगों ने ऑलरेडी नहीं मैम, आप गलत है शायद इस समय, आपने गलत जानकारी आपको मिली है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हरीश मैखुरी जी मौजूद हैं, वो तमाम विश्लेषण दे रहे थे जी। तो चलिए, उन्होंने जो बोला तो मैं ये कह रही हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हमने पहले ही अपने दृष्टि पत्र में लिख दिया है कि हर जिले में हॉस्पिटल होगा और सरकारी अस्पताल, और साथ में 3 हाईटेक स्कूल्स खोल दिए जाएंगे। तो ये तो हमने पहले से प्लान करके रखा हुआ, तो उसमें कुछ कहने की बात नहीं है कि हमको कुछ बताना पड़ेगा। और अगर नेगी जी आप भी बता देते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो आपका कर्म है और आपका धर्म भी है बताना हमें। तो खैर आपने नहीं बताया, कोई बात नहीं, आपका धर्म है मैम, और नंबर नहीं आया मेरा। हाँ, और करना हमारा काम है, करना हमारा काम है और हम जरूर करेंगे। एक्चुअल आज थोड़ा सा कैमरे में प्रॉब्लम आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है बार बार कैमरा बंद हो रहा है। तो मैं ये बात कहूँगी कि हम पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं, और आप लोग बस ये सोचिए कि जैसे ही जीत हासिल होती है हमारा कार्यशैली पूरी तरीके से वर्कआउट होने के लिए तैयार हो जाएगी। तो आप लोग, और रही जीत की बात, तो हम पूरी तरीके से निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम जीत रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी को जनता ने स्वीकार कर लिया है। 10 दिन ही बचे मैम। चलिए, हमारे साथ सूरज सिंह नेगी जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सूरज सिंह नेगी जी, सर अब हरीश रावत की आखिर नींद टूट गई है मान ले तो, अगर पहले से जिस तरीके से जब ये लिस्ट जारी की गई थी स्टार प्रचारकों की, उस लिस्ट में जब से उनका नाम शामिल किया गया तब से वो अगर जुट जाते तो शायद समीकरण कुछ और होते। और अब जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मेरी उम्र तो नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे, सर ये कांग्रेस के लिए भी चिंता का विषय है या कांग्रेस को उनसे बेहतर कोई नेता नहीं मिल पा रहा है उत्तराखंड में? देखिए जी, हरीश रावत जी कांग्रेस ही नहीं सभी पार्टियों में वरिष्ठ नेता हैं, उनके अनुभव हैं और नींद टूटने वाली जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस का जो मंथन शिविर था उसमें व्यस्त थे और उसके बाद जो है वो उनका पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। हमने पूर्व में भी बताया था कि जो है वो 23 तारीख से जो है मोर्चे पर डटेंगे, और चूंकि हरीश रावत जी का क्षेत्र है, उनका संसदीय क्षेत्र रहा है, वो मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के, इसलिए जनता में उनकी लोकप्रियता है और उत्तराखंड के लोग नेताओं को लगा देना चाहिए चंपावत चुनाव में पूरी तरीके से फुल टाइम, पार्ट टाइम नहीं। सूरज सिंह नेगी जी बिल्कुल फुल टाइम लगा देना चाहिए, पार्ट टाइम नहीं। शायद कांग्रेस का कुछ और भविष्य तय हो जाए चंपावत उपचुनाव से और सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी कुछ और भविष्य तैयार हो जाए, क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई है सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए।
पूरी तरीके से माने तो, क्योंकि यहाँ से उनके बिल्कुल, राजनीति बिल्कुल, बिल्कुल। सिर्फ विधायक या मुख्यमंत्री होना नहीं तय होगा, क्योंकि अभी युवा है। यहाँ से उनकी राजनीतिक करियर की पूरा दांव पर लगा हुआ है कि आगे का उनका राजनीतिक करियर कैसा होगा। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो उनके लिए राजनीतिक करियर कैसा होगा, और चुनाव हारते हैं तो कैसे अपने आप को उत्तराखंड की राजनीति में स्टेबल रख पाएंगे। ये भी एक बड़ा सवाल हो जाएगा। अगर कांग्रेस कड़ी टक्कर देती है, चुनौती अगर कांग्रेस बढ़ा देती है उनके लिए, तो ऐसे में मुझे लगता है कि पूरी जान फूंक देनी चाहिए आपको उपचुनाव प्रचार में, ताकि ज्यादा से ज्यादा चुनौती आप पैदा कर सकें। देखिए दीक्षित जी, कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ में पूरी चुनौती पेश कर रही है, और कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी वहां पर डेरा डाले हुए हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष भी वहां पर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहां के हमारे आसपास के जो स्थानीय विधायक हैं वो सब चुनाव में लगे हुए हैं, और बहुत सारे पार्टी के पदाधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं। देखिए, जहां तक धामी जी का प्रश्न है, तो भारतीय जनता पार्टी में किसी भी नेता का प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई थी कांग्रेस की ओर से चंपावत उपचुनाव के लिए, तो उस विधायक का नाम नहीं था उसमें जिसने सीएम पुष्कर सिंह धामी को हराया था। उनको तो पहले से वहां पर जिम्मेदारी दी गई है। सर, स्टार प्रचारकों के लिस्ट में उनका नाम नहीं था, भुवन चंद कापड़ी जोड़ दिया गया है। देखिए, जहां तक कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो पूरी मनोयोग से लगे हुए हैं, और जो जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं, नहीं सर, उन मुद्दों को लेकर के मेरा जवाब उस चुनाव मैदान में स्थानीय विधायक आसपास के जो हैं वो लगे हुए हैं। सर, आखिर उनका नाम क्यों नहीं जोड़ा गया स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जिन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी को हरा दिया था? सर, ये कांग्रेस जोड़ दिया गया उनका नाम नहीं, स्टार प्रचारकों की सूची में नाम है उनका। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पूरी शिद्दत के साथ मैदान में है। जो जनता के मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, कहीं जंगलों की आग है, कहीं तीर्थ यात्रा की बदहाली है, और ये सब तमाम जो जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में हैं, और हम जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी नेता का भविष्य नहीं है, और ये तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा थोपा हुआ चुनाव है। 47 विधायकों में प्रचंड बहुमत उत्तराखंड की जनता ने आपको दिया, और आपने फिर हारे हुए कमांडर को जो है सत्ता दे दी, उनको शीर्ष पे बिठा दिया, और आपने जो है ये चुनाव जो है थोपा है। तो जब बगल की जनता ने उनको, धामी जी को नकार दिया है, तो निश्चित तौर पर चंपावत की जनता भी नकारेगी। और रही भारतीय जनता पार्टी में प्रश्न उनके धामी जी के भविष्य की, तो यहाँ पर किसी का कोई भविष्य नहीं है। कभी भी जो है किसी को बदला जा सकता है, और उनकी पार्टी का जो अंतर कलह है वो धामी जी डरे हुए हैं, और कोई पता नहीं कि कब उनकी सीट चली जाए। क्योंकि उदाहरण है कि प्रचंड बहुमत की सरकार होते हुए त्रिवेंद्र जी जो है 4 साल पूरे नहीं कर पाए, फिर तीरथ जी आए, तीरथ जी को भी जो है कुछ ही दिनों में चलता कर दिया गया, फिर धामी जी आए, तो धामी जी को फिर जो है खटीमा में कई लोगों का कहना है इन्हीं की पार्टी के भीतर से कि पार्टी के नेताओं ने जो है गुटबाजी की है और उनको हरा दिया है। तो ये चंपावत की जनता भी जान रही है, चंपावत में भी जो है कई लोग उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। चलिए, इस पर मैं भी एक टिप्पणी दूंगा सर, लेकिन यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, और ब्रेक के बाद चर्चा पर वापस आएंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, और सीधे चलते हैं मेहमानों के पास। सूरज सिंह नेगी हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं। नेगी जी, अपनी बात पूरी करिए और उसके बाद मैं टिप्पणी दूंगा। नेगी जी, तो मैं कह रहा था कि उत्तराखंड की जनता जो है, चंपावत की जनता, जो थोपा हुआ चुनाव है भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। क्या 47 विधायकों में कोई भी विधायक इस योग्य नहीं था कि जिसको आप मुख्यमंत्री बना सकते हैं?
आपने एक हारे हुए व्यक्ति को और पड़ोस के ही हारे हुए व्यक्ति को, जो कि 10 साल तक वहां पर विधायक रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल जो है वहां के लोगों ने देखा, और फिर भी उनको हराने का काम किया। तो इसलिए चंपावत की जनता जो है उनको नहीं जिता रही है, और ये धामी जी को नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी को जो है चंपावत की जनता सबक सिखाएगी कि आपके द्वारा जो है ये चंपावत पर थोपा हुआ जो उपचुनाव है, ये आपकी वजह से जो है ये चुनाव हुआ है। नहीं तो आपको 47 विधायक दिए थे प्रदेश में जिता करके, 47 में से किसी भी विधायक को बना देते तो ये कम से कम उपचुनाव से बचा जा सकता था। तो इसलिए जो है उत्तराखंड की जनता जो है मन बना रही है, और उन्होंने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। सर, लेकिन कांग्रेस को इसमें दिक्कत क्या है सर? नेगी जी, कांग्रेस को इसमें दिक्कत क्या है? कांग्रेस को दिक्कत मुझे नहीं लग रहा आनी चाहिए, क्योंकि आपको तो मौका मिल गया सर कि आपको सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ एक बार और जीतने का मौका मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जनता से वही आशीर्वाद हम मांग रहे हैं, चंपावत की जनता से वही आशीर्वाद का बात नहीं। जिस तरीके से आपने सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात की कि उनके अंदर अंतर्कलह को लेकर ही उन्हें उनके ही खटीमा के कुछ लोग थे, उन्होंने मिलकर हरवा दिया। तो जोत सिंह बिष्ट जब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था, तब आपने देखा था उनका इस्तीफा जो सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट की थी, उसमें देखा था कि क्या कुछ लिखा था, कि इसको लेकर मैंने कई बार शिकायत भी की, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई उच्च अधिकारियों के द्वारा, उच्च नेताओं के द्वारा। कम से कम सीएम पुष्कर सिंह धामी पार्टी में तो हैं, आपके जोत सिंह बिष्ट की तरह पार्टी से बगावत तो नहीं कर ली। जी 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 जी, मानते हैं ना इस बात को? आप ये देखिए तारे टूट गए कि जहां तक गुटबाजी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी में कई सारे लोग हैं बेचारे जो गुटबाजी। अरे सर नहीं, गुटबाजी के ऊपर आरोप बीजेपी पर लगाने से पहले अपने भी अंदर थोड़ा झांक के देख लीजिए। हरीश रावत जी ने आरोप लगाया है कि मुझे भी अपने ही लोगों ने मिलकर हरवा दिया। जोत सिंह बिष्ट जी ने आरोप लगाया कि मुझे ही मिलकर हरवा दिया गया। भाई सीएम, पूर्व सीएम रहे हैं, उनका हारना कांग्रेस के लिए चिंताजनक है। इस बार नहीं, पिछली बार भी वो हार गए। चिंताजनक है सूरज सिंह नेगी जी कि आखिर क्या कमी रह गई ऐसी कि दो बार लड़े थे। पिछली बार वो चुनाव दोनों जगह से हार गए, इस बार फिर लड़े लाल कुआं से, फिर वो हार गए। मतलब 3 चुनाव हार गए सूरज सिंह नेगी जी। कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी उनमें, मानते हैं ना इस बात को? 3 चुनाव कौन से? 2 चुनाव हारे सर। पिछली बार 2 जगह से चुनाव लड़े थे, दोनों जगह की जनता ने नकार दिया। इस बार लाल कुआं से चुनाव लड़े, लाल कुआं ने नकार दिया। मानते हैं ना कोई कमी रही होगी कांग्रेस में या हरीश रावत में, वरना इतने बड़े नेता को नकार दिया गया। देखिए दीक्षित जी, हाँ, जो ऐसे में अगर पुष्कर सिंह धामी खटीमा से हार भी जाते हैं तो क्या दिक्कत है भाई? और आपको तो एक मौका और मिल गया, आपको एक मौका और मिल गया कि आप सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ दोबारा चुनाव में उतरिए और उनको एक बार फिर से नकार दीजिए। अब तो भाई उनका पूरा राजनीतिक करियर उनके ऊपर उतरे हुए हैं। सर, किस तरीके से उतरे हुए हैं? आपने एक विधायक जिन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी को हरा दिया, उनको आपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं जोड़ा और राहुल प्रियंका गांधी जैसे नेताओं को जोड़ दिया। बताइए। नहीं, उनका नाम भी स्टार प्रचारकों में है सर। 30 लोगों की जो सूची है वो मेरे पास है सर। कहीं भुवन चंद्र कापड़ी जैसा कोई शब्द मुझे नहीं दिख रहा उसमें। 40 लोग जो है उसमें हो सकते हैं, 30 में 40 लोग हो सकते हैं स्टार प्रचारकों में। सर, पहली सूची जो जारी की गई थी 30 की, उसमें सीधे तौर पर मेरे पास वो सूची है, और जिसमें भुवन चंद्र कापड़ी जैसा कोई शब्द मुझे नहीं दिख रहा है। नेगी जी, मैं जवाब चाहूंगा। ये बता रहा हूं आपको। खैर, मैंने पहले भी बताया कि उनका नाम स्टार प्रचारकों की सूची में है। दूसरी लिस्ट भी जारी की गई है क्या? कोई हो सकता हो मेरी जानकारी में ना हो। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि आप कह रहे थे कि जो है हरीश रावत जी 2 जगह से हारे हैं। निश्चित तौर पर असफलता ये बताती है कि कहीं ना कहीं कमी रही है, कहीं ना 2022 में फिर हार गए। और नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि कहीं ना कहीं असफलता इस बात की द्योतक है कि कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रही है, कहीं कुछ ना कुछ कमी रही है। तो इसलिए उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हम उसको स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग की कमी कुछ ना कुछ रही है। परंतु जहां तक आप गुटबाजी की बात कर रहे हैं कि जोत सिंह बिष्ट कह रहे हैं कि गुटबाजी की वजह से हार गया, तो भारतीय जनता पार्टी में भी, जहां भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम अनुशासित पार्टी हैं, हम बहुत पक्के सिपाही हैं,
और इनकी पार्टी में बहुत सारे लोग आज भी आस लगाए बैठे हैं कि जिन लोगों ने गुटबाजी की, जिन्होंने भीतर घात काम करने का काम किया, जिन्होंने पार्टी के प्रत्याशियों को हराने का काम किया, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। परंतु डबल इंजन, प्रचंड बहुमत और इतना बड़े संगठन होने के नाते किसी पे भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसलिए ये खैर ये भारतीय जनता पार्टी का अलग मामला है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। परंतु जहां तक चंपावत उपचुनाव की बात है, हम पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि चंपावत की जनता जो है, जो चंपावत की भूमि, न्याय की भूमि है, वहां से उत्तराखंड की नहीं देश की जनता को भी न्याय मिलेगा। और जो वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम चुनाव में किए थे, अब आप बताइए, तब सब लोगों को सिलेंडर देने की बात आई थी, अब केवल अंत्योदय को सिलेंडर देंगे। और महंगाई कम करने की बात हुई, महंगाई कम नहीं हो रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो बेरोजगारी पर कोई इनका नियंत्रण नहीं है। बेरोजगारी धन्यवाद तो दे दो। नहीं, धन्यवाद काहे नहीं देंगे, हम धन्यवाद देंगे तो आप 30 रुपए बढ़ा दो और फिर उसके बाद 10 रुपए कम कर दो और तालियां बजवा दो, वाह मोदी जी, वाह वाह मोदी जी, वाह। तो ये है, आप ये बताइए ना कि 2014 के स्तर पर लाइए ना महंगाई को, पेट्रोल डीजल के दामों को 2014 वापस ले आइए सर, 2014 वापस लेके आइए। जब समय परिवर्तनशील है तो फिर आप महंगाई को कैसे कह सकते हो कि एक जगह रुक जाएगी? जब लोगों को सैलरी बढ़ सकती है, जब आप लोगों के इंक्रीमेंट बढ़ सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं बढ़ सकती सर? महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? किस तरीके से महंगाई को रोक सकते हो? पॉपुलेशन को रोक के दिखा दीजिए, पॉपुलेशन को रोकेंगे, पॉपुलेशन को रोकेंगे, लोगों को कहेंगे कि 2 बच्चे करो खाली, तब तो आप लोग दंगा फसाद कर देते, तब तो आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर देते हो। अगर हम कहें कि नियंत्रण करिए जनसंख्या पे, तब तो आपने तुष्टीकरण की राजनीति आप में शुरू हो जाती है। किसने रोका जनसंख्या नियंत्रण के लिए? जनसंख्या नियंत्रण के लिए किसने रोका? अगर कोई अच्छा कदम उठाए, या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, प्रशंसा करना सीखिए, आज समय क्रिटिसाइज मत करा करिए। आप लोगों की यही आदत है और दूसरों की हमेशा उनके गुटबाजी थी, उससे शिकायत करिए। अंदर झांक के देखिए कि आप में क्या गुटबाजी है और आप लोग कहाँ पहुँच गए आज। आज कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होता चला जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस बात को रियलाइज नहीं किया। कांग्रेस इस बात का मंथन नहीं करना चाहती। कांग्रेस कहती है हम कल भी सही थे और आज भी सही है। कांग्रेस शून्य होती जा रही है, इसीलिए क्योंकि आप लोग जानना नहीं चाहते कि गलतियां कहाँ है। आप लोग समझना नहीं चाहते कि आज देश की राजनीति की नीति दोनों में बढ़ रही है, दोनों में परिवर्तन आ रहा। जनता जानती है कि इस तरीके की पार्टियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप जैसी पार्टी है फिर ऐसे नकार दिया जनता ने, फिर भी आपको समझ की जरूरत नहीं है। और 100 थे और पांडव केवल 5 थे, कहीं पता नहीं लगा। समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप समझ लो, यही समय समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आज ये मुट्ठी में जाएंगे, समय में नहीं आने वाली है। बरगलाना की क्या बात है? हम तो सत्यता दिखा रहे हैं, हम संस्कृति दिखा रहे हैं, सभ्यता दिखा रहे हैं देश की, हम राष्ट्र दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान क्या था और हिंदुस्तान की क्या जरूरत है। आपने तो हिंदुस्तान को खत्म कर दिया भैया, इस्लामिक कंट्री बना के देश को बेच दिया। जी बिल्कुल, देश को बेच देते। कुछ समय बाद हमें पता भी नहीं लगता कि ईरान चला गया, इराक चला गया, अफगानिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, पाकिस्तान चला गया और कब हिंदुस्तान चला जाता और आपको पता भी ना लगता। चुपके से किस तरीके से आप खत्म कर देते देश को। आप लोगों की आदत है, आप लोगों ने विभाजन करे, आप लोगों ने कुर्सी के लालच में विभाजन करके देश के टुकड़े कर दिया। देश बर्बाद हो गया, हमारा 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया देश। उस पर भी देश में हमारे हिंदुत्व का राज्य नहीं रह गया। आज भी हिंदू तड़प, आज भी हमारे पास आजादी नहीं है, हम आजाद नहीं हुए, हम विचारों से आजाद नहीं हुए। आज भी हम लोग गुलाम हैं। हम नहीं जानते कि हमारे बच्चों को क्या पढ़ना है, हम नहीं जानते कि हम क्या खा सकते हैं, हम नहीं जान सकते हम क्या पहन सकते हैं, हम नहीं जानते कि हम क्या कर सकते हैं। हम तो गुलामी के बंधनों में आज भी जकड़े हुए, जिसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी
छुड़ाना चाह रहे हैं उन संगठनों से, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। बात कर रहे हैं, ये क्या समझ में नहीं आ रहा के बाद जो है कहाँ से कर रही है ये। चलो चंपावत पर रहते हैं थोड़ी देर, क्योंकि चंपावत की ही इस समय बात करूंगी ना। चलिए चंपावत मैडम। गुलाम पड़ा हुआ, आप ये नहीं मानोगे कि महंगाई को हम लोग कोशिश कर रहे हैं सुलझाने की। आप नहीं मानोगे कि आज कांग्रेस खत्म हो चुका है। आप नहीं मानोगे कि हरीश रावत जी का अस्तित्व कुछ नहीं है। आप नहीं मानोगे तो मैं ऐसी बोलूंगी, ऐसी बोलूंगी। क्या है हरीश रावत जी, अगर होता उनमें दम होता तो चंपावत में चुनाव लड़ लिया था। मैंने तो खुली चेतावनी दी थी अपने आइए ना, आइए ना, आइए ना, अपने दम में आइए ना, लड़ लेते ना। उनमें दम था, उनमें दम था लड़ने की। कि मुझसे निकल रहे हैं और ये शिवना और वो शिवना, और आप कह रहे हैं कि चुनाव में करेंगे तो ट्राई करेंगे। चलिए थोड़ा सा डिबेट की गरिमा को बनाए रखिए, ठीक है। नेगी जी चर्चा जारी रहेगी एक एक करके, ठीक है। हरीश मैखुरी जी। सर देखिए, चंपावत में चुनौतियां बहुत हो जाती हैं। अगर बात कर ले चंपावत के लोगों की, मैं नेताओं की बात नहीं करूंगा। नेता तो जनता को जो डिसाइड करना होगा वो जनता को डिसाइड करेगी। सर चंपावत की जिस तरीके से बीजेपी वाले खुद ही कह रहे कि चंपावत में जिस तरीके से विकास नहीं हो पाया, अब सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां से चुनाव लड़ेंगे और भरपूर विकास करेंगे, छप्पड़ फाड़ विकास करेंगे, एक तरीके से कहना चाहे तो। 2 बार से वहां पर बीजेपी के विधायक थे। सर आखिर क्या कमी रह गई, क्या चीजें अगर बात कर ले तो पिछले 2016 से 2022 तक सरकार भी बीजेपी की रही। आखिर क्या कमी रह गई ऐसी कि सीएम धामी को वहां पर इसलिए उतरना पड़ा क्योंकि वहां पर विकास नहीं हो पाया? नहीं, जो है जो उत्तराखंड के 3-4 जिले हैं, खासकर उसमें उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली और चंपावत जो हैं, ये बहुत ही पिछड़े हुए जिले हैं। ये मैं भी मानता हूं, मैंने भी इन जिलों में से कुछ जिले घूमे हैं। जी, तो काफी मतलब इनमें अभी विकास की बहुत गुंजाइश है, बहुत संभावनाएं हैं, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। इनके करीब 80% गांव आज भी सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं, इन 4 जिलों के जिनके मैंने नाम लिए। और चारों जिलों में, पिथौरागढ़ में अब मेडिकल कॉलेज बन रहा है, नहीं तो यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा पलायन वाले जिले यही हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पलायन हुआ। अब जो पॉलिटिकल विश्लेषण है उसमें ये है कि चंपावत में यदि भारतीय जनता पार्टी हारती है तो उसका कुछ नुकसान, पार्टी का कुछ नुकसान नहीं होगा, सिर्फ धामी का पर्सनल नुकसान हो सकता है, जिसकी संभावना मुझे नहीं दिख रही है। कांग्रेस को वहाँ पे माइलेज मिल सकता है, अगर जीत गई तो मतलब निश्चित रूप से उत्तराखंड में जो कांग्रेसी हैं हमारे, उनका मनोबल बढ़ेगा कि भाई हमने मुख्यमंत्री को हरा दिया, दोबारा हराया। तो निश्चित रूप, हाँ, इसीलिए दोनों पार्टियां वहाँ करो और मरो की स्थिति में जोर लगा रही हैं। लेकिन कांग्रेस ने जो पॉलिटिकल एक तरह का हिल होती है वो वहाँ पर अभी तक उनकी दिखी नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट बहुत देर में घोषित किया, जो प्रचार की लिस्ट है वो बहुत देर में घोषित की। हरीश रावत जी जो भी कारण रहे हों वो देर से जा रहे हैं, तो इस मामले में भारतीय जनता पार्टी माइलेज ले चुकी है। अब काम की जहाँ तक बात है तो उत्तराखंड में पूरे ही मतलब अगर हम 2-3 मैदानी जिले छोड़ दें तो पूरे पर्वतीय जिलों में काम की जरूरत है। हम 70 साल से जैसे गरीबी हटाओ कह रहे हैं, लेकिन मतलब सबसे पॉपुलर नारा हमारा गरीबी हटाओ का। सारा देश जानता है गरीबी हटी कि नहीं हटी, अगर हट गई होती तो ये चर्चा ही नहीं होती, जैसे आज हमारे दोनों मतलब वरिष्ठ जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं। तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें अपना प्रोग्राम देना पड़ेगा कि हमारा गरीबी हटाने के लिए ये प्रोग्राम है, बेरोजगारी हटाने के लिए ये प्रोग्राम है। बेरोजगारी की जहाँ तक बात है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जादू की छड़ी नहीं। हाँ, हमारे पर डे हमारे देश में 70 लाख नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो 70 लाख नए रोजगार थोड़ी सृजित कर पा रहे हैं हम पर डे। तो क्या आपके पास विकल्प है? तो विकल्प यही है कि जनसंख्या नियंत्रण, मजबूत जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएं, जिसके लिए अभी तक मतलब बहुत ज्यादा पहल अभी तक हुई नहीं है। एक बार लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने जरूर इस मुद्दे को उठाया था कि जनसंख्या के मुद्दे को हम सुनना चाहते हैं, लेकिन वो शायद उसके बाद वो भी भूल गए हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून तो अविलंब आना चाहिए, वो ही स्थायी समाधान है बेरोजगारी का। और महंगाई की जहाँ तक बात है तो महंगाई रोकने का भी कोई कारगर फार्मूला किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, के पास नहीं है। महंगाई रोकने का एक ही फार्मूला है कि हम प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करें, लोगों की आवश्यकताएं थोड़ा सा कम करें। असीमित आवश्यकताएं भी महंगाई को बढ़ाती हैं कहीं ना कहीं।
तो थोड़ा सा अपनी आवश्यकताओं पर भी हम लोग कहीं ना कहीं देखें कि आवश्यक जरूरतें क्या है। सिर्फ उपभोक्तावाद, बाजार में चीजें बेचनी है, नेशनल ग्रोथ बढ़ानी है इसको दिखाने के लिए, तो वो उससे काम नहीं होगा। कहीं ना कहीं जो भारतीय संस्कृति है उसकी ओर भी हमें देखना पड़ेगा, आवश्यकता के अनुरूप। और अपने मतलब तेते पांव पसारिए जेते लंबी शौर हमारा पुराना कहावत है, उस हिसाब से भी देखा जाना चाहिए। लेकिन पहाड़ के जो जिले हैं वो आज तक उद्योग विहीन हैं। इस बात को हमारी पॉलिटिकल पार्टियों को, दोनों तीनों पॉलिटिकल पार्टियों को, सभी राजनीतिक दलों को गांठ बांधने से कुछ ना कुछ उद्योग पहाड़ में लगाएं। हमारा फलोद्यान हो सकता था, हमारा पर्यटन बहुत अच्छा हो सकता है। हमारे इस बार सौभाग्य की बात है कि 2 साल के बाद यात्रा ठीक ठाक खुली, कोरोना काल के बाद अच्छी खासी भीड़ भी आ रही है, लेकिन हम संभाल नहीं पा रहे हैं। अब जाके थोड़ा सा रोड चौड़ी हुई, अगर कल्पना करो रोड चौड़ी नहीं रहती तो क्या होता? तमाम जाम लगता ऋषिकेश से लेके बद्रीनाथ तक। अच्छा हुआ रोड चौड़ी हो गई, रेलवे बन रही है, कल को हमारे 1 करोड़ पर्यटक आएंगे, उसके लिए हमारे पास स्वास्थ्य का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी तैयारी करनी होगी। उसके अलावा जो हमारी गैरसैंण राजधानी है, आपने 28,000 करोड़ 25,000 करोड़ का बजट वहां के लिए रखा हुआ है, तो बैठेंगे कब से वहां, ये डेट भी तय हो जानी चाहिए कि गैरसैंण में हम कब से बैठेंगे। धामी जी थोड़ा सा मुझे स्थित प्रज्ञा आदमी लगते हैं, जो बोलते हैं वो करते भी हैं, अब तक उनका यही देखने में आया। लेकिन थोड़ा सा उनको अपनी पॉलिटिकल विल और बढ़ानी पड़ेगी, उत्तराखंड की आवश्यकताओं के अनुरूप और ज्यादा काम करने की, तेजी से काम करने की आवश्यकता है। गैरसैंण में हम लोग अगर बैठते नहीं है तो पूरे पहाड़ के साथ बेमानी होगी, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। मुझे ये बोलने में कोई हिचक नहीं है, अगर आप गैरसैंण नहीं बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आप पर्वतीय क्षेत्र की जनता के साथ, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य अलग से मांगा, उनके साथ ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी, धोखेबाजी होगी एक तरह से। तो गैरसैंण आपको बैठना ही पड़ेगा। जो 25,000 करोड़ का बजट है उसको शुरू करो, वहां पर बैठने की तिथि तय करो। खुशी की बात यह है कि अब बजट सत्र वहां पे हमारा इसी जून में होने वाला है, तो कुछ न कुछ रिजल्ट निकलेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। धामी जी की भी जहां तक बात है, क्योंकि अभी तक वो कहीं से विधायक नहीं है, इसलिए शायद उन्होंने अपना जो परफॉर्मेंस है उनकी वो खुल के आ नहीं रही है, तो अब जीतने के बाद शायद वो एक बार फुल फॉर्म में होंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और जहां तक उत्तराखंड पूरे देश की संस्कृति का केंद्र है, लेकिन सबसे ज्यादा खराब स्थिति हमारे यहाँ पे संस्कृत महाविद्यालयों की है। उनमें लोग 1,000 2,000 रुपए में काम कर रहे हैं। सरकार को चाहिए संस्कृत महाविद्यालयों की स्थिति सुधारे। देवभूमि में यहाँ 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, पूरी दुनिया के लोग यहाँ बहुत हैं, चाहे वो सीएम पुष्कर सिंह धामी हो या विधायक हो, कहीं जहाँ के भी चुनौतियां बहुत है, और चुनौतियों से निपटने के लिए उत्तराखंड की जनता को ही यहाँ पर तृप्त होना पड़ता है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी चर्चा लगातार जारी है। आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी। हम देखिए चंपावत में चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल तब भी हो जाता है कि पिछले 10 साल से लगभग आपका ही विधायक है, और अब के प्रदेश में भी और केंद्र में अगर बात कर ले तो 2016 से आपकी सरकार है, फिर भी विकास के मुद्दों पर बीजेपी बात करके वहां पर चुनाव लड़ना चाह रही है। क्या विकास वहां पर उस लेवल का नहीं हुआ जिस लेवल का सीएम धामी वहां पर कर सकते हैं, या खटीमा में उस लेवल का विकास नहीं हुआ कि सीएम धामी को वहां से निकाल दिया गया? देखिए, खटीमा की जनता तो आज इनको जिता के तो बहुत दुखी है, वो तो आपने देख लिया होगा। उनको पश्चाताप हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, किस बहकावे में आई, ये तो खैर वो जाने। उनसे क्वेश्चन मेरे से पूछा भी जाता तो मैंने कहा तब बेटर है कि खटीमा की जनता से पूछे जाएगा। लेकिन रही विकास की बात, देखिए सर, अगर हमको संतुष्टि विकास से हो जाए तो विकास की जो दरवाजे होंगे वो बंद हो जाएंगे। तो विकास के लिए कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मैंने साथ साथ ये बोला कि हाँ, वहाँ पे नेपाल का बॉर्डर है तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी, और क्योंकि जो भौगोलिक परिस्थितियां बहुत विकट है, तो उसमें जो विकास करना होता है वो स्लो होता है। और विकास हुआ है, लेकिन पिछले 3 सालों में कोरोना के कारण बहुत कुछ रुक भी गया था। तो जो पिछला टर्नआउट था वो तो ऐसे ही निकल गया एक तरीके से, कोरोना को संभालते और कोरोना को एक्सेप्ट करते हुए, ये सब चीजें, क्योंकि पहाड़ है। लेकिन मैंने ये बात कही, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि पुष्कर सिंह धामी के रूप में अगर विधायक मिलता है चंपावत को, तो चंपावत की जनता के दोनों हाथ में लड्डू इसलिए रहेंगे क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री भी हैं और वो विधायक भी रहेंगे। तो इट्स वेरी इजी कि उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा होती है। और जैसे कि हमारे काशी विश्वनाथ से हमारे पीएम जो थे, वो सांसद है वहाँ के,
तो उनके लिए बहुत आसान था कि वहाँ के विकास को की धारा तेजी से बढ़ाने। उन्होंने अपने भी जो उनके रिसोर्सेज थे, अपने जो पर्सनल जो उनके पास भी अमाउंट होता था, वो भी उन्होंने उस पर स्पेंड कर दिया, क्योंकि उनका अपना खर्चा तो कुछ होता ही नहीं है। तो इस तरीके से मैं कहती हूँ कि जो अगर पुष्कर सिंह धामी को हम जनता जताती है तो जनता के हित के लिए रहेगा, चंपावत के लिए हित के लिए रहेगा। लेकिन ये बात जनता भी बहुत अच्छे से जानती है कि पुष्कर सिंह धामी जी को जिताना है। और दूसरी बात, इन्होंने बोला पुष्कर सिंह धामी जी ने अब तक काम नहीं किया। पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत समय नहीं मिला था पहले भी और अभी भी, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो चंपावत में बैठे खाली चुनाव को देख रहे हैं। वो उत्तराखंड में पूरी तरीके से अलर्ट है कि मुझे कहाँ कहाँ काम करना है। आपने देखा होगा आरटीओ में छापा भी मारा उन्होंने, तो देहरादून में भी काम कर रहे हैं। तो उनको पता है कि मेरी कौन कौन संपत्ति विवाद भी सुलझाए। तो जिस तरीके से उनको पता है कि मुझे क्या क्या काम करना है और क्या क्या जरूरी है उत्तराखंड की जनता के लिए, तो वो बहुत ही अलर्ट है और बिल्कुल तैयार बैठे कि मुझे आगे चढ़ के बहुत अच्छे से काम करना है। चलिए शुरू में जरूर होता है कि वो लौटेंगे, थोड़ा समय का अभाव है। एक कमेंट ले लेते हैं यहाँ पर सूरज सिंह नेगी जी से। नेगी जी, कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती बन के उभरेगी? क्योंकि अब कांग्रेस की बात करें तो पहले 30 लोगों के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई, फिर 10 लोगों की और जारी की गई। अब हरीश रावत जा रहे हैं वहां पर प्रचार करने में। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ है, अब वही जैसे इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की थी, हम जो है गैर। सर, इन पर आप बहुत जल्दी आ जाते हैं। सर, मेरे सवाल का 1 to 1 जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं आ रहा हूँ। इन्होंने स्वीकारा था उस चीज को, तब हमने डिक्लेयर करी थी उस समय। क्या चलिए 1 to 1 जवाब। हम नहीं करेंगे तो हम लोग नहीं बनाते, ये तो स्वीकृति थी ना दोनों की। नहीं, हमारा कहना है उस समय तो जनता ने ये बात स्वीकारी थी। नेगी जी, चर्चा नहीं हो पाएगी ना फिर नेगी जी, और ना मेरे सवाल का जवाब मिल पाएगा। 1 to 1 जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर बीजेपी पर आ जाएंगे। आपके मन की कर लेंगे। बैठेंगे ये तो बताएं सर। नेगी जी 1 to 1 जवाब, फिर बीजेपी पर आ जाएंगे, आपके मन की कर लेंगे तब। नहीं, मैं आपको कह रहा था कि कांग्रेस पूरी शिद्दत के साथ चुनाव मैदान में है और हम जनता के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ है, जो ये पिछले 7-8 सालों से कहते जा रहे हैं और पिछले 5 साल से उत्तराखंड की जनता को भी प्रदेश के स्तर पर चल रहे हैं, तो ये झूठ को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। चंपावत न्याय की भूमि है, वहाँ के लोगों से कहेंगे कि उत्तराखंड की जनता के हित में और देश की जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकारी नेतृत्व है, झूठ के बिना पर जो टिका हुआ नेतृत्व है, उसको जो है सबक सिखाने का जनता काम करे। तो ये हम अपील लेकर जनता के बीच में जाएंगे। बाकी अब चंपावत की जनता है, किसके सिर पर ताज पहनाती है, हम तो जनता से यही कहेंगे। देखिए जी, क्या 2022 विधानसभा चुनाव में चंपावत में जो चुनाव हुआ था, उसमें आप जनता की जो परेशानियां थी उनको आप नहीं उनको अवगत करा पाए थे, जिसके चलते आपको वहां पर हार का सामना करना पड़ा था? देखिए दीक्षित जी, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विकास पर चुनाव नहीं लड़ी। केवल और केवल जो है इन्होंने जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जो ये तमाम जो है रमजान क्या क्या है, कब्रिस्तान, इन चीजों पर ये लोग चुनाव लड़ते हैं। तो अगर ये इन चुनावों से इन चीजों को हटा दें, केवल विकास के मुद्दे पर अगर ये चुनाव लड़ते तो ये उत्तराखंड में ये 1 दर्जन की सीटें इनकी नहीं आती। उत्तराखंड के लोगों को इन्होंने गुमराह करने का काम किया और ये केवल और केवल जो है धर्म और जाति के आधार पर सांप्रदायिकरण करके लोगों को बरगला करके जो धर्म के आधार पर वोट देते हैं। ठीक है नेगी जी, ठीक है। सीमा जी, बड़ा दुख होता मुझे जब ये ऐसी बातें करते हैं। विकास नहीं किया, जितना विकास मोदी जी के टाइम में हुआ उसको तो विश्व गुरु बनने की तैयारी में आज हमारा भारत हिंदुस्तान। तो बिल्कुल शर्म नहीं आती इन लोगों को इस तरीके की बातें कहते हुए। थोड़ा समय का अभाव है। नेगी जी मौका दिया आपको, सुन लेते हैं देश को जनता को गुमराह करा, भ्रष्ट कर दिया, संस्कृति से विलीन कर दिया हमारे बच्चों को। हमारे को हमें पता ही नहीं कि सभ्यता संस्कृति क्या है। आज हमारी सभ्यता संस्कृति को विजयी करता है, लेकिन हमारे बच्चे उससे विमुख हो चुके और कभी भी इस चीज को कैसे स्वीकार। चलिए बस समय समाप्त। सीमा जी और नेगी जी
समय समाप्त हुआ। एक 10 सेकंड का कमेंट मैं लेना चाहूंगा हरीश मैखुरी जी से। हरीश जी 10 सेकंड का कमेंट, फिर बाइंड अप करते हैं। हरीश जी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, शायद संपर्क टूट चुका है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, जिस तरीके से बात की जाए तो चंपावत पर आर पार लगातार जारी है और आर पार के चलते अब कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत ताल ठोकेंगे, वो भी इनडायरेक्टली, क्योंकि अब हरीश रावत उदयपुर में जो कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा था वहां से वापस लौट आए। वापसी करते हुए वो सीधे चंपावत के उपचुनाव में कूदते हुए नजर आ रहे हैं। और हरीश रावत का यह दावा है कि बीजेपी जिस तरीके से कह रही है कि कांग्रेस वॉकओवर दे रही है, लेकिन अब उसी का खंडन करते हुए हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस को कमजोर ना समझा जाए, कांग्रेस सीधी टक्कर देगी चंपावत उपचुनाव में। और ये 3 तारीख को, फिलहाल 3 जून को ये साफ हो जाएगा कि आखिर किसमें है कितना दम और कौन है पानी कम। फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।